हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारे सामने नीट 2017 का ये सवाल है और ये जनरल एनर्जी इक्वेशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड है। पहले भी अपन ने इस कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल किया है। एक और सवाल है उसी सीरीज़ में। ओके, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ठीक है, एक रेन ड्रॉप है जो कि 1 ग्राम उसका मास है और 1 किलोमीटर हाइट से वो फॉल होती है, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं उसकी हाइट लगभग 1 किलोमीटर के करीब होती है ना। तो वहाँ से जो रेन ड्रॉप है वो फॉल हो रही है। इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज़मीन पे आते आते बिल्कुल जो उसने ग्राउंड को जो स्ट्राइक किया वो 50 मीटर पर सेकेंड से किया है। ठीक है, टेक जी कॉन्स्टेंट विद अ वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को अलग से इसलिए लिखा गया है क्योंकि जी की जो वैल्यू होती है वो हाइट से वेरी करती है। आमतौर पे तो जो हाइट अपन इस्तेमाल करते हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसमें जी की वैल्यू में कोई अप्रिशिएबल चेंज नहीं आता और इसलिए उसको कांस्टेंट लिया जाता है। लेकिन जब ये हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 किलोमीटर की हाइट है यहाँ तक ऐसा कोई खास चेंज नहीं होगा और इसलिए अलग से बोला गया है कि आप इसे कांस्टेंट ही मानिए और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी वैल्यू लेनी है। ओके, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, अपन को निकालना क्या है? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर। जब ड्रॉप फॉल हो रही है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है और उसको जो एयर मॉलिक्यूल्स का जो उनके फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है तो उस एयर का जो फ्रिक्शन है उसने कितना वर्क किया, इन दोनों की जो है वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके, तो लेट अस सी आपको क्या कंसेप्ट चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उसके बाद इस प्रॉब्लम को आप खुद प्रैक्टिस करके खुद सॉल्व करोगे, है ना। क्योंकि नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसको अगर आप कर लेते हो और सही एक्यूरेट आंसर निकाल लेते हो इसका मतलब आपने कंसेप्ट को सही अप्लाई करना सीख लिया है। ठीक है, ओके, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या कंसेप्ट चाहिए थे। ठीक है, पहला कंसेप्ट आपको चाहिए वर्क डन। वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। है ना। और आपको डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है उस पर फोकस करना है कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, कौन सी दिशा में हो रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कोई पार्टिकल जो है यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये हो गई, या फिर वो इधर से इस तरफ डिस्प्लेस हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, कोई पार्टिकल हो सकता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। कोई बॉल को आपने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, तो ये अधिकतर यही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है इसको आपको पता करना है और फिर आपको ये देखना है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है क्या वो डिस्प्लेसमेंट के ही तरफ है, क्या फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट के साथ है या उसके अपोजिट है। ठीक है, अगर फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ है तो इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन होता है। ठीक है, वो फोर्स आपको आपकी एनर्जी बढ़ाती है और अगर वो फोर्स जो है आपके अपोजिट लग रही है तो वो आपकी एनर्जी को कम करती है। ठीक है, इसको आप इंट्यूटिवली ऐसे समझ सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि जो रेन ड्रॉप है वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना। mg फोर्स जो है उस पर कहाँ पे लग रहा है? नीचे की तरफ, यानी जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, वो उसकी एनर्जी को बढ़ाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। और जो एयर फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स इसके साथ फ्रिक्शन करेंगे तो वो ऊपर की तरफ लगेगी, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी एयर का जो फ्रिक्शन है। ठीक है ना, तो ये जो एयर के द्वारा जो वर्क हुआ है वो इसकी एनर्जी को कम करेगा। ठीक है ना, बहुत कुछ एनर्जी तो इस एयर के रेजिस्टेंस से निकलने में ही खर्च हो जाएगी ना। तो एयर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव, क्योंकि ये जो फोर्स है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। ठीक है ना, तो बस आपको ये देखना होता है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है और फोर्स की डायरेक्शन फिर उसके साथ है या अपोजिट है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है पहला।
और इससे आप जो क्वेश्चन का पहला वाला जो पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, दूसरा जो कंसेप्ट आपको चाहिए वो है जनरल एनर्जी इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले सपोज कीजिए आपकी एनर्जी E1 थी, है ना। अब एक्सटर्नल फोर्सेस ने कुछ वर्क किया, उसकी वजह से जो है आपकी एनर्जी चेंज हो जाती है सिस्टम की और E2 हो जाती है। ठीक है, अगर ये जो वर्क हुआ है ये पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाएगी एनर्जी। ठीक है, और अगर ये वर्क डन नेगेटिव वर्क डन हुआ है तो ये आपकी एनर्जी को कम कर देगा। ठीक है, ये जो एनर्जी है कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये वर्क डन जीरो होता है, यानी कोई वर्क नहीं हुआ, एक्सटर्नल फोर्सेस ने जीरो वर्क डन किया है, तो क्या ये जो जनरल इक्वेशन है ये रिड्यूस होकर बन जाती है E1 = E2, जो कि क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी इक्वल हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्क ही नहीं हुआ एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, है ना। तो ये जो वर्क डन होता है, हमको ये ध्यान रखना होता है कि वर्क डन बाय जो है mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है हम उसको इसमें इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हम पहले ही एनर्जी के टर्म में इंक्लूड कर चुके हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी की टर्म लिखी जाती है, उसका वर्क डन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। हमको कौन से वर्क यूज़ करने हैं, ऑल अदर फोर्सेस, और जो भी फोर्स होगी उसके द्वारा जो वर्क डन है वो उसका जो कैलकुलेट करके आपको उसको यूज़ करना है आप। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो और अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आपको दोनों कंसेप्ट पता चल गए हैं। अब आप इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि ये नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने से आपको विश्वास बढ़ेगा आपका कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और एक्यूरेटली आंसर आपका आता है। तो ये खुद ही प्रैक्टिस करने से ये कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन करके दिखा देता हूँ ताकि आप इसको वेरीफाई कर लेना। और भी छोटी मोटी डिटेल्स होती हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एफिशिएंसी को बढ़ाएंगी। छोटे मोटे जो एरर्स होते हैं वो स्टाइल आपकी इम्प्रूव होगी। ठीक है, ओके। तो पहला जो पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें आपको वर्क डन कैलकुलेट करना था, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी इसके द्वारा अपन को वर्क डन निकालना है ना। रेन जो ड्रॉप है वो ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही थी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये था, है ना। mg जो फोर्स है वो भी इसके साथ ही लग रही है ना, इसी डायरेक्शन में, यानी कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो गया, वर्क डन = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। फोर्स कितना है mg, मास कितना था 1 ग्राम, 1 ग्राम मास था, है ना। 1 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1/1000 केजी जो है ये तो मास हो गया। g की वैल्यू 10 यूज़ करनी है, यानी ये आपका mg हो गया। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को आप मीटर में लिख दोगे 1000 मीटर, है ना। अब आप 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 जूल्स, यानी कि 10 जूल का जो है वर्क हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स ने 10 जूल का वर्क किया है। ठीक है, ये पॉजिटिव है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, अब उसको करते हैं, एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। E1 + वर्क डन = E2, है ना। पहले आपकी एनर्जी क्या थी, शुरुआत में जब रेन ड्रॉप 1 किलोमीटर की हाइट पे थी तो उसकी एनर्जी क्या थी, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट पे है। सिर्फ क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh, ठीक है ना, प्लस वर्क डन बाय द एयर फ्रिक्शन या वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस, है ना। अब ये एनर्जी जो है फाइनल चेंज हो जाती है। फाइनली आपको एनर्जी क्वेश्चन में दे रखी है, वो कितना दे रखा है, नीचे आते आते जो है उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया 50 मीटर पर सेकंड से, है ना। और बिल्कुल जब ग्राउंड पे वो जो ड्रॉप आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ग्राउंड पे 0 हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी का टर्म अपन को यहाँ पे लिखना है।
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का टर्म अपन को दे रखा है क्योंकि अपन को स्पीड दे रखी है ना, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ मास कितना है 1 ग्राम, 1 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे अपन, तो 1/1000 टर्म आ जाएगा इंटू वी स्क्वायर। वेलोसिटी अपन को 50 दे रखी है तो 50 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है ना। mgh को भी यहाँ पे लिख दीजिए, m कितना है 1/1000 इंटू जी 10 था और हाइट 1000 मीटर, 1 किलोमीटर को अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, प्लस ये जो आपका वर्क डन बाय एयर, ये चीज़ इसके बराबर हो गई है ना। अब आपको ये निकालना है वर्क डन बाय एयर, तो बस आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, या 1000 से 1000 कैंसिल हो गया इधर, तो 10 आ गया, प्लस वर्क डन बाय एयर, है ना। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो कैलकुलेशन है इसको कैसे करना है अपने को। देखो एक जो अपनी टेंडेंसी होती है कि जो आसान चीज़ें होती है अपन उसको जल्दी जल्दी कर देते हैं, है ना। तो जीरो को आप जीरो से फटाफट कैंसिल कर दोगे, लेकिन एक बात आप ये सोचिए कि जीरो से जो डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है, कभी भी आप लास्ट में जो भी आंसर है उसके बाद 2 डेसिमल पॉइंट ही तो लगाना है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन को ध्यान देना है कि पहले देखो 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, लेकिन अभी मैं इन जीरो को नहीं काट रहे हैं अपन। क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि देखो 50 को 5 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, जो कि एक इवन नंबर है ना। अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे 2 रखा है, इस 2 को पहले आप इससे डिवाइड करो तो आ जाएगा आपका 125, ठीक है ना। क्योंकि इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करना आसान है। अगर मैं जीरो पहले ही सारे काट देता तो मेरे पास बचता 25, ऐसा कुछ बचता, उसको 2 से डिवाइड करने में थोड़ी दिक्कत आती, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, इवन नंबर यहाँ पे छोड़ा और 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, 125 आ गया। नीचे 100 है और 100 से डिवाइड करना तो बहुत आसान होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1.25। तो यहाँ पे आप जो है ये कैलकुलेशन स्किल जो है बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग को, हमारी कैलकुलेशन को एफिशिएंट बनाती हैं, एफर्टलेस बनाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 1.25 ये निकाल लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1.25, है ना। अब आपको वर्क डन बाय एयर निकालना है, तो क्या हो गया ये 1.25 माइनस 10, ये हो गया। अब एक और अपन देखते हैं स्किल, है ना, ठीक है। ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, यानी छोटी संख्या में से आप बड़ी चीज को माइनस कर रहे हो, तो कई बार इसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपके पास है 1.25, है ना, 1.25 में से आपको 10 माइनस करना है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा, आपको अब बड़े नंबर में से माइनस करना है। इस चीज़ से अपन ज़्यादा फैमिलियर हैं कि बड़ी चीज़ में से छोटी चीज़ माइनस होती है। तो हालांकि ये सॉल्व तो यहाँ से भी हो सकता है ये, लेकिन और ज़्यादा इसको एफर्टलेस बनाने के लिए क्या करना चाहिए, हमको ये चीज़ पहले से मालूम है कि बड़ी में से छोटे करने उससे कोई दिक्कत नहीं आती, है ना, सोचना नहीं पड़ता एक्स्ट्रा। तो इसलिए आपने क्या किया, माइनस को बाहर कॉमन लोगे आप, तो इस तरीके से बड़ा वाला नंबर पहले आ गया और इसमें से फिर आप छोटा वाला माइनस करना है, ठीक है। अब आप इसको कैसे करोगे, 1.25 जो है इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 2 है ना। तो आपने 10 को लिख दिया 8 + 2, 2 माइनस हो गया 1.25, ठीक है। अब 2 में से 1.25 जाएगा तो कितना बच रहा है, अब अपन को दिख रहा है 0.75, है ना। तो ये 0.75 हो गया और उधर 8 था, ये ब्रैकेट लगा हुआ और बाहर माइनस है ना। तो आंसर आ गया आपका -8.75 जूल्स, ये आपका आंसर हो गया। तो इतना वर्क किया है, वर्क डन बाय एयर। कैलकुलेशन से ये ऑटोमेटिकली क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय एयर नेगेटिव होता है ना। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है कैलकुलेशन को अपन को करना चाहिए। इसको प्रैक्टिस करके आप और एफिशिएंट बनाइए इसमें, ठीक है।
इसके साथ जो वर्किंग स्टाइल जो भी है आपकी होती है उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे फैमिलियरिटी बढ़ेगी, है ना। इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। दिस इज द आंसर, है ना। तो कौन सा आंसर है? ये वाला अपना आंसर हो जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है, वो 10 जूल है, और वर्क डन बाय एयर माइनस में है तो वो ये वाला है, ठीक है ना। दिस इज अवर आंसर। ओके, आशा करता हूँ कि आपने प्रैक्टिस खुद की होगी, और ठीक है ना। तो यही चीज़ है जो हमको करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और उसी के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपको लाए जा रहे हैं यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।